अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली कि आप सब ठीक होंगे। Today I'm starting your new topic which is very interesting, that is monopoly. ठीक है, मोनोपोली हम स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने कॉस्ट पढ़ा कि किस तरह से आप कॉस्ट क्या होती है, कितनी टाइप्स होती हैं, बिहेवियर क्या होते हैं कॉस्ट के, हाउ टू कैलकुलेट दिस कॉस्ट। देन फिर हम मूव कर गए थे मार्केट स्ट्रक्चर की तरफ कि आपके पास डिफरेंट मार्केट्स होती हैं। उसमें आपके पास पहले हमने पूरी इन डिटेल जो है वो परफेक्टली कंपैरेटिव मार्केट्स के बारे में पढ़ा। आज जो है वो हमारा बेसिकली जो डिस्कशन होगा वो मोनोपोली मार्केट्स के अंदर होगा। मोनोपोली मींस सिंगल सेलर, सिर्फ एक सेलर है, यानी पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक सेलर है और वो ही सप्लाई कर रहा है उस पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं आज मोनोपोली। मोनोपोली आपके पास ये जो चैप्टर है जो जिसका सेकंड टॉपिक है मार्केट स्ट्रक्चर का। मोनोपोली हम क्यों पढ़ा रहे होते हैं? मोनोपोली इसलिए पढ़ा रहे होते हैं कि हर हर कंट्री के अंदर एक मोनोपोली पावर जरूर होती है। लाइक यू हैव अ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट हैज अ मोनोपोली पावर। ठीक है, गवर्नमेंट के पास वो मोनोपोली पावर होती है जो कि लाइक ट्रेन, रेलवे, वो गवर्नमेंट सेक्टर का पार्ट है। तो गवर्नमेंट चाहे तो कितने भी उसमें चार्जेस इम्पोज कर दे। ठीक है, हाई प्राइस कर ले या लो प्राइस कर दे, कोई प्राइवेट सेक्टर जो है पाकिस्तान के अंदर रन नहीं कर रहा रेलवे स्टेशन। ठीक है, वो पूरा का पूरा जो अथॉरिटी है वो किसके पास है? इस वक्त गवर्नमेंट के पास है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की तो वो भी आपके पास गवर्नमेंट की ही है, और गवर्नमेंट चाहे तो उसमें कितनी भी हाई प्राइसेस जो आजकल वो लगा रही है पर यूनिट पे चार्जेस इंक्रीज कर रही है, तो ही हैज अ राइट, और हमें उन्हीं से परचेज करना है। हमारे पास कोई और दूसरा सेलर मौजूद नहीं है कि जो हमें लो प्राइस पे या फिर हमें बेटर प्राइस पे जो है वो दे सके। तो यही होते हैं मोनोपोली पावर्स जिसके थ्रू जो है वो हम मैक्सिमम और एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं। याद रखें, मोनोपोली जो होता है वो कभी भी नॉर्मल प्रॉफिट पे आता ही नहीं है, ही हैज टू अर्न द एबनॉर्मल प्रॉफिट। और एबनॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्यों अर्न करता है वो? बिकॉज द रीजन बिहाइंड इज दैट कि वो एक सिंगल सेलर होता है, उसको पता है मेरा कोई कॉम्पिटिटर अवेलेबल नहीं है, तो मैं जो भी प्राइस चार्ज कर लूं कंज्यूमर्स को वो प्राइस बेयर करनी ही पड़ेगी। ठीक है, नाउ मूव टूवर्ड द डेफिनेशन ऑफ मोनोपोली। The word monopoly has been derived from the combination of the word mono and poly. What is the meaning of mono? Mono refers to a single and poly to control. मोनोपोली जो है वो बेसिकली दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है। मोनो मीन्स होता है सिंगल, एक सेलर, एक कोई भी एक चीज, और पोली मीन्स कंट्रोल, यानी सिंगल कंट्रोल, किसी एक फर्द का, किसी एक मार्केट का, किसी एक सेलर का कंट्रोल होता है ओवर द मार्केट। ठीक है, इन दिस वे मोनोपोली रेफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन इन विच देयर इज ओनली वन सेलर ऑफ अ कमोडिटी। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि मोनोपोली एक मार्केट सिचुएशन है जहां आपके पास सिर्फ एक सेलर होता है कमोडिटी के लिए, गुड्स के लिए, या हम सर्विसेज की बात करें उसके लिए, तो वो एक ही सेलर है जो कि या तो वो पर्टिकुलर कमोडिटी सेल कर रहा होगा, या पर्टिकुलर गुड सेल कर रहा होगा, या पर्टिकुलर सर्विस सेल आउट कर रहा होगा। लेकिन वो होगा कौन? एक ही सेलर होगा। वी आर कॉल इट मोनोपोली, दैट इज द सिंगल सेलर, सिंगल कंट्रोलर ओवर देयर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। कितना तो समझ आ गया होगा कि बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर मोनोपोली का क्या रोल होता है। वो एक ही सेलर होता है, वो उसका कोई कॉम्पिटिटर अवेलेबल होता ही नहीं है। तो इट मीन्स कि वो क्या करेगा, उसके पास पूरी अथॉरिटी होती है, वो कोई भी प्राइस चार्ज कर ले और हाई प्रॉफिट्स अर्न कर ले। कैरेक्टरिस्टिक्स, जिस तरह से हमने प्रीवियस उसमें जो है परफेक्टली कंपैरेटिव मार्केट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, उसी तरह आप मोनोपोली के भी कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे। बेसिकली ये बहुत ज्यादा जरूरत चीज होती है। आप एक तरह के इनको अजम्पशंस भी ले सकते हैं, अगर एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं तो एज अ अजम्पशन भी आपके पास अगर आ जाए कि मोनोपोली की अजम्पशंस लिखें, तो वो भी आप इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, बिकॉज ये आपकी चीजों को सिंप्लीफाई करता है और आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर को और ज्यादा बूस्ट करता है कि आप बहुत बेहतर तरीके से जो है वो इसको समझ सकें। नंबर 1 इज
Monopolies can maintain super normal profit in the long run. मोनोपलीज क्या करता है, वो मेंटेन रखता है, सबसे बड़ी बात ये होती है उसकी कि वो अपना सुपर नॉर्मल प्रॉफिट लॉन्ग रन के अंदर में मेंटेन रखता है। ऐसा नहीं है कि वो परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट्स की तरह एबनॉर्मल वे में आ जाए, नो। वो क्या करेगा, अपना प्रॉफिट जो है वो सुपर नॉर्मल मेंटेन रखता है। As with all firms, profit are maximized when marginal cost equal to marginal revenue. जिस तरह की हमने तमाम फर्म्स की बात की थी, लाइक अभी हमने प्रीवियसली परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा था, तो उसमें भी परफेक्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन कौन सी थी, एमसी, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। उसी तरह मोनोपोली मार्केट्स के अंदर भी जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन होगी वो होगी आपके पास मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स आर अवेलेबल, कोई उस पर्टिकुलर कमोडिटी का सब्सटीट्यूट यानी अल्टरनेट भी अवेलेबल नहीं होगा। वो मार्केट है, मोनोपोली वो मार्केट है जहां ना उसका कोई कॉम्पिटिटर है, ना उसका कोई सब्सटीट्यूट अवेलेबल है। कि ऐसा नहीं है कि अगर वो प्रोडक्ट मुझे महंगी मिल रही है तो उसके बजाय में कोई और प्रोडक्ट उसी के जैसे यूज कर लू, नो, कोई सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं होगा। हाई प्रॉफिट लेवल बूस्ट इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D मीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वो अपना हाई प्रॉफिट और ज्यादा मजीद हाई इन्वेस्टमेंट करके कर सकता है अगर वो इन्वेस्टमेंट करे रिसर्च और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। यानी क्योंकि उसको पता है कि वो एक पर्टिकुलर कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहा है और उसको कोई कॉम्पिटिटर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो वो चाहे तो वो अपने प्रॉफिट को और हाईली प्रोडक्टिव बना सकता है और हाई कर सकता है अगर वो अपने रिसर्च और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में वर्कआउट करे और अपनी चीजों में और इनोवेशन लेकर आए, तो जिसकी वजह से उसकी जो चीजें होंगी वो और ज्यादा जो है वो दूसरों से मुख्तलिफ कहलाएंगी। A firm needs a dominant position to bear the risk associated with innovation. और वो जो फर्म होगी वो ऑब्वियसली सी बात है वो बेयर करेगी। हर फर्म, किसी भी जगह आप बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जाते हो तो यू शुड बेयर द कॉस्ट, लेकिन उसके बाद और यू हैव टू बेयर द रिस्क, बट लेकिन आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि वो एक मोनोपोली पावर है तो उसने तो प्रॉफिट अर्न करना ही करना है। ये जो मजीद वो रिसर्च और डेवलपमेंट की तरफ मूव कर रहा है, इट मीन्स कि ही वांट टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट एंड ही वांट टू बूस्ट हिज इन्वेस्टमेंट, दैट्स व्हाई ही इज मूविंग टुवर्ड द रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो वो ऐसे ही जो है वो किसी रिस्क से एसोसिएशन नहीं करेगा, उसे ये पर्टिकुलरली पता होगा कि आगे जाके मुझे इसका रिटर्न इससे ज्यादा हाईली मिलेगा। नाउ द नेक्स्ट, firms need to be able to protect their intellectual property by establishing barriers to entry, otherwise there will be a free rider problem। जो फर्म होती है इनकी मोनोपोली की, इसमें कोई आसानी से आ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। यानी मोनोपोली जो होता है वो गवर्नमेंट से ये एक तरह का राइट होता है, वो ले लेता है अपना हक कि कोई भी मेरा कॉपीराइट नहीं करेगा या कोई भी मेरा कॉम्पिटिटर यानी मेरी चीजों की, मैं जो कमोडिटीज या मैं जो मटेरियल्स यूज कर रहा हूँ, कोई अदर वन जो है वो उस मटेरियल को यूटिलाइज करते हुए मेरी प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकेगा, अदरवाइज ही विल बी द फ्री राइडर। क्यों? क्योंकि अगर मोनोपोली की मैं बात करूं तो वो रिसर्च और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हुए उस चीज को स्टैब्लिश करता है। अब उसका कॉम्पिटिटर अगर आएगा तो उसको उस रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम करने की जरूरत नहीं होगी, उसको पता होगा कि हाउ टू मेक दिस पर्टिकुलर कमोडिटी, ठीक है, उसके पास पहले से ही नॉलेज होगी, उसको रिसर्च की जरूरत नहीं है, तो वहां से उसकी कॉस्ट बच जाएगी और वो मार्केट के अंदर एज अ कॉम्पिटिटर आ जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होती कि मोनोपोली को कोई बीट करने के लिए आ जाए, अदरवाइज अगर कोई आता है तो फिर गवर्नमेंट उसके लिए उसके खिलाफ एक्शन लेती है। तो मोनोपोली के पास एक बहुत अच्छा राइट होता है कि उसके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, जिसकी वजह से बैरियर होता है एंट्री में, ठीक है, और अगर एंट्री नहीं होगी तो एग्जिट का तो सवाल ही नहीं होता। Monopolies are protected from competition by barrier to entry and this will generate high level of supernormal profit। जैसा कि हम कह रहे हैं कि मोनोपोली जो होता है वो अपने तमाम बैरियर्स को रिमूव करता है, ठीक है, अपने तमाम बैरियर, अपने तमाम कॉम्पिटिटर्स को रिमूव करते करते हुए बैरियर्स इम्पोज करता है और वो अर्न करता है इसी वजह से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अगर उसका कोई कॉम्पिटिटर मार्केट के अंदर आ जाए
तो ऑब्वियसली सी बात है उसका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। दैट्स वाई वो क्या करता है, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लेता है गवर्नमेंट से, और जिसके थ्रू जो है वो लोगों में इम्पोजिशन लगा देता है कि आप जो है वो इस पर्टिकुलर कमोडिटी का पार्ट नहीं बन सकते। एग्जाम्पल इज सप्लायर ऑफ इलेक्ट्रिक पावर टू होम्स एंड इंडस्ट्रीज। जो मोनोपोली की आप एग्जाम्पल ले सकते हो वो ये ले सकते हो कि जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है, अब जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है वो सिर्फ आपके घरों तक नहीं है, आपकी इंडस्ट्रीज चल रही है, उससे आपके इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशंस चल रही हैं और सारे चल रहे हैं। अब वो जो इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई है वो बेसिकली आपकी गवर्नमेंट अथेंटिकेशन है, गवर्नमेंट की अपनी प्रॉपर्टी है, लेट सपोज, ठीक है। अब उसका कोई कॉम्पिटिटर अवेलेबल नहीं है, कोई प्राइवेट कॉम्पिटिटर मार्केट के अंदर आ जाए और वो कहे कि मैं ऑल ओवर द पाकिस्तान जो है वो इस यूनिट पे जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करूंगा। नो, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। इवन इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री में भी ये चीज पॉसिबल नहीं है, और डिफरेंट डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज में भी पॉसिबल नहीं है ये अथॉरिटी, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म कॉस्ट है, बहुत बड़ी कॉस्ट है, तो वो एक प्राइवेट सप्लायर करने से उससे वो बेयर नहीं कर सकता। तो वो क्या करते हैं कि आप जो है लेट सपोज गवर्नमेंट के हैंड ओवर है, तो गवर्नमेंट उस चीज की सप्लाई करती है, और गवर्नमेंट के पास ये राइट्स होते हैं कि चाहे वो पर यूनिट प्राइस बढ़ा दे इलेक्ट्रिसिटी की, या कम कर दे, या कांस्टेंट रखे। तो आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास टाइम बने हुए, इस टाइम से इस टाइम पीरियड तक जो है वो ये यूनिट आपका कंज्यूम होगा, ये प्राइस चार्ज होगी, इस शाम के टाइमिंग्स में जो है वो आपकी पर यूनिट ज्यादा चार्ज होंगे। वो गवर्नमेंट ने इस गवर्नमेंट ने अपना सिनेरियो, अपना एक अलग जो है वो बना लिया है, सारी चीजें अपना एक मिशन अलग बना दिया है। बाकी जो गवर्नमेंट्स गुजरी थी उन्होंने भी ये किया था कि वो हाई यूनिट पर यूनिट चार्ज कर रहे थे। तो बेसिकली वो मोनोपोली पावर है। हम ये नहीं कह सकते कि भाई हमारी लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी हमें सप्लाई नहीं कर रहे, वो हमारे सारे काम रुक जाएंगे, उससे हमारे घर के तमाम काम, हमारे ऑफिस के तमाम काम उसी से चल रहे होते हैं। तो हमें जो है वो इस चीज की सप्लाई लेनी है, चाहे वो हमारे लिए बहुत ज्यादा कॉस्टली हो या लीस्ट कॉस्टली हो। नेक्स्ट, अब ये स्केजुअल की तरफ आ जाते हैं हम। आउटपुट को हमने लास्ट उसमें क्या किससे डिनोट किया था, क्यू से। क्यू फॉर आउटपुट, पी फॉर प्राइस, टी आर फॉर टोटल रेवेन्यू, एम आर फॉर मार्जिनल रेवेन्यू, टी सी फॉर टोटल कॉस्ट, ATC फॉर एवरेज टोटल कॉस्ट, MC फॉर मार्जिनल कॉस्ट, एंड दैट इज द मोनोपोली प्रॉफिट। टोटल रेवेन्यू, हमने कहा टोटल रेवेन्यू आप किस तरह से कैलकुलेट करोगे। टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है आपके पास वो है क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस, यानी आउटपुट को मल्टीप्लाई कर दोगे प्राइस से तो यू विल गेट द टोटल रेवेन्यू, ठीक है। तो किस तरह से कैलकुलेट करोगे, आपके पास जीरो आउटपुट है, प्राइस आपके पास क्या है, 14 है, $14। तो जीरो को मल्टीप्लाई कर दोगे 14 से तो यू विल गेट टोटल रेवेन्यू जीरो। इसी तरह आपके पास जो आउटपुट है वो 1 है और प्राइस कितनी है, 12 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 12 रुपीज, ये $12 में है तो हम डॉलर में कन्वर्ट करेंगे। 2 आउटपुट प्रोडक्शन में आपके पास जो प्राइस है वो है 10 रुपीज, तो 2 10 $20। 3 आउटपुट पे आपके पास जो प्राइस है वो है आपके पास आई थिंक 8 है, 8 प्राइस है आपके पास, तो 3 8 24। 4 यूनिट आउटपुट की प्रोडक्शन पे आपके पास जो प्राइस है वो 6 है, तो 4 6 24। 5 यूनिट के आउटपुट की प्रोडक्शन में आपके पास जो प्राइस है वो क्या है, $4, तो 5 4 20। दैट इज द टोटल रेवेन्यू विच वी कैन इजीली कैलकुलेट बाय दिस गिवन इंफॉर्मेशन। आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन होगी आउटपुट की और प्राइस की। इफ लेट सपोज इट इज नॉट गिवन टू यू, तो आप ये खुद अपने तौर पे जो है वो टेबल बना सकते हो, या इसी टेबल को लेकर आप आगे मूव कर सकते हो, ठीक है। इट्स अप टू यू। तो आपको पता चल गया कि भाई टोटल रेवेन्यू आपके पास किस तरह से कैलकुलेट होगा। क्वांटिटी और प्राइस अगर आपके पास गिवन नहीं है और वो आपसे फिर भी कैजुअल रिक्वायर्ड कर रहे हैं, तो आप यही आउटपुट और यही प्राइसेस रख दें, तो दैट विल बी बेटर फॉर यू, ठीक है। Now we will talk about the marginal revenue. Marginal revenue basically, marginal means additional revenue, हर एक यूनिट, जैसे हमने marginal cost पढ़ा था, additional cost by the additional unit, तो आप यहाँ marginal revenue भी marginal मतलब additional revenue by producing additional output और additional unit, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम है
मार्जिनल कॉस्ट की तरह। मार्जिनल कॉस्ट का जो फॉर्मूला था वो था हमारे पास टोटल कॉस्ट फाइनल माइनस टोटल कॉस्ट इनिशियल डिवाइडेड बाय क्वांटिटी फाइनल माइनस क्वांटिटी इनिशियल। उसी तरह मार्जिनल रेवेन्यू का जो फॉर्मूला है वो भी हमारे पास सेम है, दैट इज टोटल रेवेन्यू फाइनल माइनस टोटल रेवेन्यू इनिशियल डिवाइडेड बाय क्वांटिटी फाइनल माइनस क्वांटिटी इनिशियल। यहाँ पर टोटल कॉस्ट की जगह टोटल रेवेन्यू आ जाता है, फाइनल और इनिशियल वैल्यू। बाकी जो फॉर्मूला है बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे मार्जिनल कॉस्ट का था। ठीक है, अब लेट सपोज आपके पास जो जीरो आउटपुट है, टोटल रेवेन्यू आपके पास इनिशियल जो है फाइनल जो है वो क्या है, जीरो है। सेकंड कॉलम में देखेंगे हम, टोटल रेवेन्यू फाइनल जीरो है, इनिशियल आपके पास कुछ भी गिवन नहीं है, इसका मतलब है जीरो। तो जीरो माइनस जीरो ही होगा, डिवाइड कर दिया क्वांटिटी फाइनल तुम्हारे पास क्या है जीरो, और इनिशियल में कुछ भी नहीं है तो वो भी जीरो, तो जीरो डिवाइडेड बाय जीरो कोई नंबर नहीं होता। ठीक है, दैट इज नॉट अ नंबर। तो आप ये कहोगे कि फर्स्ट वाली वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी ही नहीं है बिकॉज द आउटपुट इज जीरो। जब भी आउटपुट जीरो होगा उसका मार्जिनल कैलकुलेट करना या एवरेज कैलकुलेट करना बिल्कुल फजूल है, कोई जरूरत नहीं उसको कैलकुलेट करने की। ठीक है, देन अब मार्जिनल रेवेन्यू के सेकेंड स्टेप पर हम आ जाते हैं। तो अब आपके पास टोटल रेवेन्यू फाइनल क्या होगा 12, और इनिशियल क्या होगा आपके पास टोटल रेवेन्यू जीरो। ठीक है, तो 12 माइनस जीरो इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय आपके पास आउटपुट क्या है 1, दैट इज फाइनल आउटपुट, और इनिशियल क्या होगा आपके पास जीरो। तो 1 माइनस जीरो इक्वल टू 1, तो 12 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 12 हो गया आपके पास। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आ जाए। टोटल रेवेन्यू अब आपके पास फोर्थ रो में क्या है, टोटल रेवेन्यू आपका है फाइनल 20 और इनिशियल क्या होगा आपका 12, तो 20 माइनस 12 इक्वल टू 8, डिवाइड कर दोगे आप क्वांटिटी फाइनल 2 माइनस क्वांटिटी इनिशियल 1, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, 8 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 8। ठीक है, उसके बाद अगेन नेक्स्ट स्टेप आपके पास जो फिफ्थ रो है उसमें होगा 24 आपके पास जो है वो फाइनल वैल्यू है टोटल रेवेन्यू की, उसको माइनस कर देंगे इनिशियल वैल्यू से, दैट इज 20, 24 माइनस 20 इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी फाइनल आपके पास 3 है और इनिशियल आपकी 2 है, तो 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, तो 4 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज इक्वल टू 4। देन आप नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएं, क्वांटिटी टोटल रेवेन्यू फाइनल आपके पास क्या है 24 और इनिशियल भी आपका क्या है इसके ऊपर वाला 24, तो 24 माइनस 24 इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी आपके पास 4 और इनिशियल आपके पास क्वांटिटीज है 3, तो 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, तो 0 को आप डिवाइड कर देंगे 1 से तो यू विल गेट 0। देन द लास्ट बट नॉट लीस्ट आपके पास जो फाइनल वैल्यू है टोटल रेवेन्यू की दैट इज 20 और उसको माइनस कर देंगे 24 से, तो क्योंकि 24 ज्यादा नंबर है ग्रेटर है देन 20 से, तो यू विल गेट -4। ठीक है, डिवाइडेड बाय फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट दैट इज 5 और इनिशियल आपके पास 4, तो 5 माइनस 4 इक्वल टू 1, -4 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू -4, दैट्स इट, दैट इज एक्चुअली द मेजरमेंट ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, जो कि बहुत सिंपल है, आपको पता चल गया टोटल रेवेन्यू आपने किस तरह से कैलकुलेट किया था, आउटपुट को मल्टीप्लाई कर दिया था प्राइजेस से, देन यू विल गेट द टोटल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू आपने किस तरह से कैलकुलेट करना है, टोटल रेवेन्यू फाइनल माइनस टोटल रेवेन्यू इनिशियल डिवाइडेड बाय क्वांटिटी फाइनल माइनस क्वांटिटी इनिशियल, एंड देन यू विल गेट दीस टाइप ऑफ। नाउ यू हैव ऑलरेडी गिवन द टोटल कॉस्ट वैल्यू। टोटल कॉस्ट आपके पास गिवन है 2, 6, 8, 12, 20, 35। ठीक है, calculate the average total cost. We have already done in the previous lecture how to calculate this average total cost. फर्स्ट एवरेज टोटल कॉस्ट का जो आपके पास फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटीज और वी कैन से आउटपुट। तो टोटल कॉस्ट आपके पास क्या है 2, उसको डिवाइड कर दोगे आप आउटपुट से दैट इज 0, 2 डिवाइड बाय 0 इक्वल टू इनफाइनाइट। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इनफाइनाइट कॉस्ट में या रेवेन्यू में कोई कर्व नहीं होता। तो आपने क्या करना है, आपने इस वाली वैल्यू को ओमिट कर देना है, छोड़ देना है। मूव टू द सेकंड वन, जहां पर आपके पास टोटल कॉस्ट क्या है 6, उसको डिवाइड कर देंगे आप आउटपुट से दैट इज 1, 6 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 6। इसी तरह एवरेज टोटल कॉस्ट नेक्स्ट स्टेप पे 8 आपकी टोटल कॉस्ट है और इसका आउटपुट कितना है 2,
तो 8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 4 रुपीज या $4। देन उसके बाद आपके पास टोटल कॉस्ट है 12 और इसका आउटपुट कितना है 3। 12 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 4। देन टोटल कॉस्ट आपके पास कितनी है 20 और आउटपुट कितना है 4। 20 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 5 दैट इज योर एवरेज टोटल कॉस्ट। एंड द लास्ट टोटल कॉस्ट इज 35 which is divided by 5 that is equal to 7. 35 divided by 5 equal to 7. That is the measurement of average total cost. ठीक है, ये आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट की मेजरमेंट है जो कि हम प्रीवियसली कर चुके हैं। अगर इसी तरह आपके पास एवरेज रेवेन्यू आपने निकालना हो तो आप किस तरह से निकालोगे, टोटल रेवेन्यू को डिवाइड कर दोगे आउटपुट से। लाइक फर्स्ट वैल्यू को तो आपके निकलेगा नहीं, 0 डिवाइडेड बाय 0 हो जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू का 12 डिवाइडेड बाय 1 तो वो 12 ही होगा। नेक्स्ट वैल्यू का 20 डिवाइडेड बाय 2 तो वो एवरेज रेवेन्यू आपके पास 10 होगा। फिर 24 डिवाइडेड बाय 3 3 5 18 7 3 8 24। ठीक है, तो 3 8 24 8 आ जाएगी आपके पास एवरेज रेवेन्यू। तो आप एवरेज रेवेन्यू को भी इसी तरह कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे आपने एवरेज कॉस्ट को कैलकुलेट किया है। बस एवरेज कॉस्ट में आपने टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी लेनी है और एवरेज रेवेन्यू में आपने टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटीज लेनी है। नाउ मूव टुवर्ड द मार्जिनल कॉस्ट। पहली वाली वैल्यू का मार्जिनल कॉस्ट नहीं लेंगे, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि हम क्यों नहीं ले रहे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने मार्जिनल कॉस्ट नेक्स्ट स्टेप का लेना है। मार्जिनल कॉस्ट क्या लेंगे, टोटल कॉस्ट फाइनल दैट इज 6 और टोटल कॉस्ट इनिशियल दैट इज 2। 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। ठीक है, दैट इज 4। उसके बाद आपके पास क्वांटिटी क्या होगी, फाइनल 1 और इनिशियल क्या होगी 0। तो 1 माइनस 0 इक्वल टू 1 तो 4 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 4। ठीक है, अगेन टोटल कॉस्ट आपके पास अगर 8 है फाइनल तो इसका मतलब इनिशियल क्या है आपकी 6। तो 8 माइनस 6 इक्वल टू 2। इसी तरह आउटपुट फाइनल 2 और इनिशियल 1 तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 तो 2 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज इक्वल टू 2। देन अगेन 12 आपके पास अगर फाइनल आपके पास टोटल कॉस्ट है तो इनिशियल क्या होगी, इसके जस्ट अपर वैल्यू दैट इज 8। 12 माइनस 8 इक्वल टू 4 and output is 3 that is your final output and initial output is 2। 3 minus 2 तो ये आपके पास हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4। देन 20 आपके पास टोटल कॉस्ट होगा तो इनिशियल कॉस्ट टोटल कॉस्ट क्या होगी 12। 20 माइनस 12 दैट इज 8 और फाइनल आपके पास आउटपुट क्या होगा 4 और इनिशियल 3 तो 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। 8 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 8। देन 35 आपके पास फाइनल वैल्यू है टोटल कॉस्ट की तो इनिशियल क्या होगी 20 दैट इज इक्वल टू 15। फाइनल वैल्यू आपके पास 5 है और इनिशियल क्या होगी 4 तो 5 माइनस 4 इक्वल टू 1 तो दैट इज 15 डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। होपफुली कि इसमें कोई मसला नहीं होगा क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो बेसिकली आपके पास आई हैव ऑलरेडी टॉट यू के किस तरह से इसको मेजर करते हैं। तो बस एक बात ध्यान में रखिए कि मार्जिनल टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है आउटपुट क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइसेस। हर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दोगे प्राइसेस से तो यू विल गेट टोटल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू का जो फॉर्मूला होगा वो होगा टोटल रेवेन्यू फाइनल माइनस टोटल रेवेन्यू इनिशियल डिवाइडेड बाय क्वांटिटी फाइनल माइनस क्वांटिटी इनिशियल। एक बात का ख्याल रखिएगा, जिस जिस पॉइंट पर आपके पास आउटपुट 0 होगा वहां के आप जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू या एवरेज रेवेन्यू या मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे। एवरेज रेवेन्यू भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल रेवेन्यू को डिवाइड कर देंगे आप आउटपुट से। और इसी तरह आपके पास एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट भी गिवन है कि एवरेज टोटल कॉस्ट आप मालूम करोगे टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी से और मार्जिनल कॉस्ट आप कैलकुलेट करोगे टोटल कॉस्ट फाइनल माइनस टोटल कॉस्ट इनिशियल डिवाइडेड बाय क्वांटिटी फाइनल माइनस क्वांटिटी इनिशियल। मोनोपोली का जो प्रॉफिट है वो आप किस तरह से मेजर कर सकते हो, यानी टोटल रेवेन्यू को आप माइनस कर दोगे टोटल कॉस्ट से। गौर से सुने, टोटल रेवेन्यू को कह रही हूँ, टोटल रेवेन्यू को माइनस करेंगे टोटल कॉस्ट से। ऐसा नहीं कीजिएगा कि टोटल कॉस्ट को माइनस कर दिया टोटल रेवेन्यू से, नो। टोटल रेवेन्यू को आप माइनस करेंगे टोटल कॉस्ट से तो यू विल गेट मोनोपोली प्रॉफिट। तो 0 दैट इज टोटल रेवेन्यू एंड 2 इज टोटल कॉस्ट। 0 माइनस 2 इक्वल टू -2। दिस -2 इज शोइंग द लॉस ऑफ द मोनोपोली, यानी इनिशियल स्टेज पे जब उसने कोई आउटपुट प्रोड्यूस नहीं किया, ठीक है,
और तो उस केस में उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लेकिन उसने कोई आउटपुट ही प्रोड्यूस नहीं किया, तो ये लॉस कोई कंसिडर नहीं किया जाएगा। देन उसके बाद 12 रेवेन्यू उसका है, और उसका जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी है, 6। तो 12 माइनस 6 इक्वल टू 6। दिस पॉजिटिव वैल्यू इज शोइंग द प्रॉफिट ऑफ मोनोपोली। देन उसके बाद 20 टोटल रेवेन्यू और 8 उसकी कॉस्ट है, तो 20 माइनस 8 इक्वल टू 12। ठीक है, अगेन उसके पास क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। 24 is his revenue and 12 is his total cost. 24 minus 12 equal to 12. Monopoly profit constant. अब अगर वो फर्दर प्रोडक्शन करेगा तो टोटल रेवेन्यू 24 होगी और 20 उसके पास टोटल कॉस्ट होगी, दैट इज इक्वल टू 4। अब उसका प्रॉफिट क्या हो रहा है, डिक्लाइनिंग की तरफ जा रहा है। और फिर एक वक्त आएगा कि अगर वो 20 रेवेन्यू रख रहा है, 5 यूनिट प्रोड्यूस करेगा और 20 रेवेन्यू उसको मिलेगा, तो in that particular case he is facing total cost 35 which is loss minus 15। तो वो यहाँ तक प्रोडक्शन नहीं करेगा, he has to produce the particular amount at quantity 4, otherwise he will get loss। now move toward the next one slide, that is the slide of graph which is very important। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, आप ये देख रहे होंगे कि प्राइसेस जो है वो आपके ओवर द टाइम चेंजेस होती जा रही हैं, आउटपुट भी चेंज हो रहा है, टोटल रेवेन्यू भी आपके पास क्या हो रहा है, टोटल रेवेन्यू आपके पास इंक्रीज हुआ और फिर उसके बाद उसमें डिक्लाइनिंग की तरफ चला गया वो। ठीक है, आपका मार्जिनल रेवेन्यू भी क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, आपका टोटल कॉस्ट भी क्या हो रहा है, टोटल कॉस्ट इंक्रीज की तरफ जा रहा है, एवरेज कॉस्ट आपका डिक्लाइन हुआ, उसके बाद फिर इंक्रीज होना शुरू हो गया, मार्जिनल कॉस्ट आपका क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ और फिर उसके बाद इंक्रीज होना शुरू हो गया। ठीक है, मोनोपोलीज प्रॉफिट भी इसी तरह। तो अब आप देखो, आपका जो प्राइस लेवल था वो क्या था, डाउनफॉल पर था। तो ये जो प्राइस हो आपके पास, वो प्राइस क्या होगी आपके पास, डाउनफॉल पर जा रही है। ठीक है, ये जो फर्स्ट कर्व है दैट इज द प्राइस कर्व, डिमांड कर्व। ठीक है, ये आपके पास क्या होगा, एवरेज रेवेन्यू कर्व है, दैट इज योर एवरेज रेवेन्यू कर्व। फिर आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी से, तो आपके पास एवरेज रेवेन्यू कर्व प्लॉट होकर आ जाएगा। मार्जिनल रेवेन्यू भी आपके पास क्या हो रहा था, ओवर द टाइम डिक्लाइन हो रहा था। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो रहा है, आप पॉइंट्स ज्वाइन करते जाओगे अगेंस्ट क्वांटिटीज, तो आपके पास इजीली जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू भी बनेगा। याद रखें कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, मैं बार बार एक बात कहूँ कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपने क्वांटिटीज को रखना है और वर्टिकल एक्सिस में आपने तमाम कॉस्ट और तमाम रेवेन्यूज को रखना है, फिर चाहे वो प्राइजेस हो, या मार्जिनल कॉस्ट हो, या एवरेज कॉस्ट हो, या मार्जिनल रेवेन्यू हो, whatever the price or whatever the values has given। ठीक है, उसके बाद आपके पास एवरेज टोटल कॉस्ट भी इसी तरह था कि आपके पास सबसे पहले डिक्लाइनिंग पे जा रहा था और उसके बाद फिर वो इंक्रीमेंट पे जा रहा था। मार्जिनल कॉस्ट भी आपके पास पहले डिक्लाइनिंग पे जा रहा था और फिर उसके बाद अगेन वो इंक्रीज हो गया था अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज जो आपके पास प्रीवियसली गिवन है, आई हैव टोल्ड यू। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन जो होगी मोनोपोली के केस में, वो भी वही होगी जो आपके पास उसमें थी, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में थी। ठीक है, and that is the point where we can say marginal revenue equal to marginal cost, that is the profit maximizing condition। तो आप ये देखो, ये जो पहला कर्व है आपके पास, दैट इज द डिमांड कर्व, दैट इज द एवरेज रेवेन्यू कर्व और द प्राइस कर्व। ठीक है, प्राइस कर्व भी कह सकते हैं इसे। जो सेकंड पॉइंट है, ये आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू कर्व बना है, जस्ट ऑफ हाफ ऑफ द एवरेज रेवेन्यू कर्व। इस कर्व के बिल्कुल हाफ कर्व बनता है ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। ठीक है, फिर उसके बाद आपने ये देखना है कि सबसे पहला प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पॉइंट कौन सा है, जहां आपकी मार्जिनल कॉस्ट, ये रही आपकी मार्जिनल कॉस्ट रेड लाइन वाली, और ब्लू जो सेकंड ब्लू लाइन है आपकी, वो मार्जिनल रेवेन्यू, वो एक दूसरे से कट कर जाए, एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो जाए, तो वो ये वाला पॉइंट है, दिस जी पॉइंट इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और यहाँ पर आप क्वांटिटीज प्रोड्यूस कर रहे हो कि मोनोपोली कितने क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा, क्यू एम पे क्वांटिटीज को प्रोड्यूस करेगा। इसी पॉइंट से आप सीधा लेकर जाओगे तो दैट इज योर एवरेज टोटल कॉस्ट। ये एवरेज कॉस्ट बता रही है कि मोनोपोली की कॉस्ट कितनी आएगी इस पर्टिकुलर क्यू एम क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने की, उसकी कॉस्ट क्या आएगी, एफ पॉइंट बता रहा है कि एवरेज टोटल कॉस्ट उसकी एटीसी आएगी, दिस वन इज हिज एवरेज कॉस्ट। और फिर इसी लाइन से सीधा वो लेकर जाएगा, दैट इज पॉइंट ई, जो कि ये शो कर रहा है कि उसकी प्राइस क्या होगी, पीएम। ये जो एवरेज रेवेन्यू लाइन है या डिमांड लाइन है या ये प्राइस लाइन है, ये शो कर रही है प्राइसेस को,
और ई पॉइंट शो कर रहा है कि मोनोपोली इस क्वांटिटी पे क्या प्राइस चार्ज कर रहा है, पीएम प्राइस चार्ज कर रहा है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो शॉर्ट रन पीरियड है उसमें मोनोपोली की प्राइस जो है वो ग्रेटर है एवरेज टोटल कॉस्ट से। इट मीन्स कि मोनोपोली क्या अर्न कर रहा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन द शॉर्ट रन। जो डिफरेंस है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट्स और इसका, तो आप ग्राफ में देखेंगे कि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट्स के अंदर प्राइस जो थी वो कांस्टेंट थी, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन थी। यहाँ पर जो प्राइसेस है वो किस पे है, डाउन फॉलिंग पे है। डिमांड कर्व जो है प्राइस लाइन भी है और एवरेज रेवेन्यू कर्व भी है। तो ये जो लाइन है ये आपको बता रही है कि आपका जो प्राइस है वो डाउन फॉलिंग पे है। वहां पर जो परफेक्ट कंपटीशन था वो प्राइस इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिन रेवेन्यू सब बराबर होंगे, बिल्कुल एक ही जैसे नंबर्स आएंगे। लेकिन यहाँ जो होगा वो मार्जिन रेवेन्यू कर्व हाफ होगा किसके, एवरेज रेवेन्यू कर्व के। तो वो आपके पास वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग पे जाएगा, वो भी स्ट्रेट लाइन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चीज आपने ये देखी कि आपको मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट पे ही पॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा जैसे परफेक्ट कंपटीशन में होगा। ओके, हमने ये देख लिया कि जी पॉइंट पे वो पॉइंट है जहां मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट है। ठीक है, उससे आगे बढ़ेंगे तो आपके पास एवरेज टोटल कॉस्ट रहेगा। एवरेज टोटल कॉस्ट में आप बता रहे हैं कि आपके पास एफ पॉइंट पे ये कॉस्ट बेयर कर रहा है पर यूनिट कॉस्ट, और इसी से हाई लेवल पर उसने प्राइस चार्ज कर देनी है। तो ये जो डिस्टेंस है, बेसिकली दिस ग्रीन लाइन इज शोइंग द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट फॉर द मोनोपोली। वो शॉर्ट रन पीरियड में अपना सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। ठीक है, लॉन्ग रन पीरियड में लेट्स टॉक अबाउट द लॉन्ग रन पीरियड। अगेन आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो है वो क्वांटिटीज वो प्रोड्यूस कर रहा होगा, वर्टिकल एक्सिस पे जो है वो तमाम रेवेन्यूज तमाम कॉस्ट आप डाल देंगे। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू आपके पास जो फर्स्ट कर्व आ रहा है दैट इज एवरेज रेवेन्यू और डिमांड कर्व और वी कैन से प्राइस कर्व। सेकंड आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू कर्व आ रहा है जो कि आप प्रीवियसली प्लॉट कर चुके हो। इट डिपेंड्स ऑन द बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन योर रेवेन्यू एंड रेवेन्यू बेसिकली डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी एंड प्राइसेस। ठीक है, तो ये जो कर्व्स होते हैं ये बेसिकली डिपेंड कर रहे होते हैं वैल्यूज पे कि कब ज्यादा और कब कम होंगी वैल्यूज। देन आपके पास एवरेज कॉस्ट अगेन डाउन फॉलिंग पे जा रहा था, फिर इंक्रीज होना शुरू हो गया। मार्जिनल कॉस्ट भी आपके पास डाउन फॉलिंग पे जा रहा था, देन अगेन इंक्रीमेंट पे चला गया। अब देखिए आप मोनोपोली का पॉइंट, जो मोनोपोली कहता है वो ये कहता है कि मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू होगा मार्जिनल कॉस्ट के, एंड दिस इज द पर्टिकुलर पॉइंट। ये वो पॉइंट है कि जहां पर मोनोपोली क्यू एम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है और यहाँ पर आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर है। इससे स्ट्रेट अवे लाइन लेकर जाएंगे तो कॉस्ट क्या होगी उसकी, दैट इज एट द पॉइंट पीसी, दैट इज द पॉइंट वेयर ही इज गेटिंग व्हाट, कॉस्ट। मोनोपोली की ये कॉस्ट है। और यहीं से और स्ट्रेट अवे लेकर जाएंगे तो मोनोपोली का प्राइस पीएम, दैट इज द प्राइस ऑफ मोनोपोली। और जो इनका डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब होता यह है कि जो मोनोपोली होता है आपके पास वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट शॉर्ट रन में भी अर्न करता है और लॉन्ग रन में भी अर्न करता है। लेकिन डिफरेंस ये होता है कि शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का जो प्रोपोर्शन होगा वो ज्यादा होगा, हाई होगा, और लॉन्ग रन पीरियड में आके उसका जो प्रोपोर्शन ऑफ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है वो लो हो जाएगा। यानी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तो वो अर्न करेगा लेकिन लेसर प्रोपोर्शन से एज कंपेयर टू शॉर्ट रन। ठीक है, एज वी हैव डन इन द प्रीवियस, कि आपके पास जो प्रीवियस ग्राफ है इसमें देखिए इसका प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इज हायर देन द प्रोपोर्शन ऑफ लॉन्ग रन प्रॉफिट। ठीक है, तो ये आपके पास लोअर आ रहा है। देन उसके बाद अगर मैं परफेक्ट कंपटीशन की बात करूं कि अगर यहाँ पर इस सिनेरियो के अंदर, इस ग्राफ के अंदर अगर परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट्स होती तो वो क्या, उनका क्या सिनेरियो होता, उनका ये सिनेरियो होता कि वो प्राइस चार्ज करती जहां पर एवरेज कॉस्ट, यानी लॉन्ग रन पीरियड में उनका क्या सिनेरियो था जहां पर वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करें। और नॉर्मल प्रॉफिट कॉम्पिटिटिव मार्केट्स कब अर्न करती है, जब प्राइस इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू एवरेज कॉस्ट होता है। और वो पॉइंट आपका सी पॉइंट है जहां पर मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों बराबर हैं। तो उसने इस पॉइंट पर आकर प्राइस चार्ज करनी है जिसको हम पीसी कह रहे हैं। और ये वाला वो क्वांटिटी है क्यूसी जो कि एक परफेक्टली कंपैरेटिव मार्केट्स का प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि बेसिकली जो मोनोपोली होता है वो आपके रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहा होता है। उसके पास इतने रिसोर्सेज होते हैं कि वो क्यू एम से क्यू सी लेवल तक प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन वो क्यों करे, क्योंकि अगर वो इससे ज्यादा प्रोड्यूस करेगा
तो ऑब्वियसली बात है एक अबंडेंट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस हो जाएंगे और उसको अपनी प्राइसेस को लो करना पड़ेगा, क्योंकि इतने सप्लायर एग्जिस्ट ही नहीं करते, जब तक अगर वो प्राइस रिड्यूस नहीं करेगा सप्लायर बढ़ेंगे नहीं आगे। तो इस केस में मोनोपोली क्या करता है, प्रोडक्शन को ही लो रखता है और हाई प्राइस चार्ज करता है ताकि वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करे लॉन्ग रन में, परफेक्टली कंपैरेटिव मार्केट्स की तरह वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न ना कर रहा हो। तो ये जो थे मोनोपोली मार्केट्स थी, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो है वो आप मेजरमेंट कर सकते हो। अच्छा, एक चीज जो परफेक्टली कंपैरेटिव मार्केट्स के लिए मैं बता दूं, यहाँ मोनोपोली के लिए मैंने प्राइजेस को चेंज किया है आपके लिए, लेकिन जब आप परफेक्ट कंपटीशन मार्केट्स में जाएंगे तो आप प्राइजेस को कांस्टेंट ही रखिएगा। लाइक अगर आपने $5 प्राइस ले लिए, ठीक है, तो उसी का टोटल रेवेन्यू निकालिएगा, ठीक है, 5 को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, हर एक 5 की वैल्यू को हर स्टेप में क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देगा तो यू विल गेट टोटल रेवेन्यू। और फिर जब उसका मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू कैलकुलेट करोगे ना, तो वो बिल्कुल एज इट इज कांस्टेंट आएगा, इक्विवेलेंट टू प्राइस, यानी मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू, एवरेज रेवेन्यू की वैल्यू और प्राइजेस की रेवेन्यू, प्राइजेस की तीनों की वैल्यू जो होंगी वो सेम आएंगी और वो कांस्टेंट होंगी, वो चेंज नहीं हो रही होंगी। तो ये चीज मुझे आप लोग जरूर फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों ने जो है वो परफेक्टली कंपैरेटिव मार्केट्स में ये चीज अप्लाई की या नहीं की, और अगर कोई भी किसी ने कुछ किया भी है और मसले मसाइल आ रहे हैं तो ऑब्वियसली बेटा आप लोग को इश्यूज आएंगे, तो आप लोग फील फ्री होकर जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी वक्त, ठीक है। तो बेसिकली ये बात याद रखिए, इन शॉर्ट हम ये कहना चाह रहे हैं कि मोनोपोली जो है वो ना सिर्फ शॉर्ट रन पीरियड में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है, बल्कि वो नॉर्मल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो लॉन्ग रन पीरियड में भी करता है, एज कम्पेयर टू दिस वन कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट जो है उसका 3 कंडीशन हो सकती है, या तो वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करके लॉन्ग रन की तरफ मूव कर जाए, या वो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करके इनडिसीजन रह जाए कि उसने लॉन्ग रन की तरफ मूव करना है या यहीं स्टे रहना है या उसने शट डाउन कर देना है, या थर्ड कंडीशन दैट इज द लॉस कंडीशन, जिसमें वो शॉर्ट रन में ही अपना बिजनेस शट डाउन कर देगा और लॉन्ग रन पीरियड में वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करता है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए दैट्स इट। इफ यू हैव एनी क्यूरी, एनी प्रॉब्लम, एनी इशू रिगार्डिंग दिस टॉपिक, you can feel free to ask me. You can contact me. Thanks for listening me. Thanks a lot. Take care. Allah Hafiz.